जय हिंद साथियों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान, बोले तो बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं। किन्हें कहते हैं दोस्तों? अरस्तु को कहते हैं। जो जीव विज्ञान होती है वो दो शाखाओं में बटी रहती है, बोले तो दो भागों में बटी रहती है। कौन कौन से? जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी के अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। तो जूलॉजी में हम जंतु का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के पिता हैं अरस्तु, बॉटनी के पिता हैं थियोफ्रिस्टस। जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, बॉटनी के अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं या पादपों का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? बॉटनी के अंतर्गत। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा जूलॉजी। जूलॉजी पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे बॉटनी। तो अपन को पहले क्या पढ़ना है? जूलॉजी। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं। तो जीव विज्ञान है या बायोलॉजी है वो दो शाखाओं में बटी है, एक जूलॉजी, दूसरी बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और इनके पिता थियोफ्रिस्टस को कहते हैं, जबकि बॉटनी के अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, पादप, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं और इनके पिता थियोफ्रिस्टस को कहते हैं। तो अपने पहले पढ़ना है जूलॉजी। जूलॉजी बोले तो जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोशिका के बारे में, क्योंकि जितने भी जो सजीव हैं उनका जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो हमारे शरीर की इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है दोस्तों? कोशिका। कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है, वैक्यूल्स पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदाय जालिका पाई जाती है। तो इस तरीके से केंद्रक पाया जाता है। ये सभी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले भाग हैं और इस कोशिका के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जिसे हम कोशिका का द्रव्य या बोले तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। जबकि जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है जिसे हम केंद्रका द्रव्य कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों।
सबसे पहले अपन को पढ़ना है कोशिका, बोले तो सेल। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सेल, तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका, जो कोशिका है, तो जितने भी जो जीवधारी हैं उनका जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। इसलिए इस कोशिका को हम जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो जितने भी जो जीवधारी हैं तो उनका जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना है। इसलिए इस कोशिका को हम जीवन की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो कोशिका थी मृत। कैसी दोस्तों? मृत, मरी हुई कोशिका थी। इस मरी हुई कोशिका को अपन नेफ्रोसिस कहते हैं। नेफ्रोसिस कहते हैं। मरी हुई कोशिका को क्या कहते हैं दोस्तों? मरी हुई कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। ये तो हुई मरी हुई कोशिका की खोज। अब जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज सन 1674 ईस्वी में जो जीवित कोशिका थी उसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, जो मृत कोशिका थी। मृत कोशिका को अपन नेफ्रोसिस कहते हैं। फिर जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और जो जीवित कोशिका थी। अब अपन बात करते हैं कि इसका सिद्धांत किसने दिया। जो सिद्धांत है वो सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया था दोस्तों? स्लाइडेन एवं स्वान। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था और उन्होंने कहा था कि जितने भी जो जीवधारी हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसलिए शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। अब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। तो
तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। कहीं कहीं पे इसको केवल माइकोप्लाज्मा भी लिखा जाता है। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है दोस्तों? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। अब ये तो हो गई सबसे बड़ी सबसे छोटी। अब आपसे पूछा जाए मानव में, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो मानव में सबसे बड़ी या सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कोशिका मानव में वो है, सबसे छोटी की बात करें तो वो होता है स्पर्म। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, जो कि मेल में पाया जाता है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो सबसे बड़ी कोशिका है ओवम। क्या दोस्तों? ओवम, जिसको अपन बोलते हैं अंडाणु, जो कि फीमेल में पाया जाता है। अब बात करते हैं सबसे लंबी। सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, जिसको अपन ब्रेन में भी पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका ब्रेन से, तो इसको अपन स्नायु कोशिका भी कहते हैं। क्या दोस्तों? स्नायु कोशिका, स्नायु कोशिका भी कहते हैं। तो ये तो अपन ने देख लिया कोशिका के बारे में। सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। क्या है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, जिसको अपन बोलते हैं शुक्राणु, जो कि मेल में पाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका ओवम, जिसको अपन अंडाणु कहते हैं, जो कि फीमेल में पाई जाती है। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, जिससे कि ब्रेन बना होता है। जो तंत्रिका कोशिका होती है उसका दूसरा नाम होता है स्नायु कोशिका। तो इसको अपन अब थ्योरी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को पढ़ाना है जूलॉजी। तो जूलॉजी अपन किसे कहते हैं? तो सजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। इसको अपन ने पढ़ लिया है। जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। किन्हें कहते हैं दोस्तों? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, एक जूलॉजी, दूसरी बॉटनी। तो सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहते हैं? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान है वो दो शाखाओं में बटी हुई है, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी के जनक हैं वो है अरस्तु।
जो जीव विज्ञान के जनक वो भी अरस्तु, और जूलॉजी बोले तो जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु। बॉटनी, तो बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, और बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किन्हें कहते हैं दोस्तों? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। तो जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। जूलॉजी के पिता किन्हें कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। बॉटनी के पिता किन्हें कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। यह बात अपन को समझ में आ गई होगी। अब अपन को पढ़ना है कोशिका। तो कोशिका इंग्लिश में कहते हैं सेल। कोशिका है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका है वो जितने भी जीवधारी हैं वो उनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जितने भी जीवधारी हैं उनका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कोशिका की खोज के बारे में। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? सन 1665 ईस्वी में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी, इसलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी के पिता किन्हें कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। रॉबर्ट हुक को क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, अब चाहे वो मरी हो या फिर वो जीवित हो, तो इसलिए इनको साइटोलॉजी के पिता कहते हैं। तो जो मरी हुई कोशिका की खोज की थी, तो मरी हुई कोशिका को अपन नेफ्रोसिस कहते हैं। तो मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की, 1665 ईस्वी में की, इसलिए इनको साइटोलॉजी के पिता कहते हैं। इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो मरी हुई कोशिका थी, इसलिए मरी कोशिका को अपन नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधी खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफी पुस्तक में किया है। तो दोस्तों ये तो नोट है, इसको अपन आगे जाके पढ़ेंगे। केंद्रक पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, और रॉबर्ट ब्राउन ने जितनी भी कोशिका संबंधी खोजें की हैं, तो जितने भी कोशिका की खोजें की हैं कोशिका के संबंधित, तो उनका जो वर्णन है वो किस पुस्तक में किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने जितनी भी कोशिका संबंधी खोजें की थी उनका वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया गया है। तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक में वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं कि जो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो जीवित कोशिका की खोज की थी सन 1674 ईस्वी में। किसने की थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। किसने की थी दोस्तों? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी के पिता किन्हें कहते हैं? तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को कहते हैं। जीवित कोशिका की खोज सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी, इसलिए बैक्टीरियोलॉजी के पिता किन्हें कहते हैं? तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को कहते हैं। और साइटोलॉजी के पिता किन्हें कहते हैं? तो साइटोलॉजी के पिता अपन रॉबर्ट हुक को कहते हैं। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो वो भी अपन ने दोस्तों देख लिया है। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं सोने ने। तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन एवं सोने ने दिया था, और कहा था कि जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है।
तो हमारे शरीर जितने भी जो जीवधारी हैं उनका जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे दोस्तों? कोशिकाओं से मिलकर बना है। चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पादप हो, जितने भी जीवधारी हैं उनका शरीर कोशिका से मिलकर बना है। इसलिए कोशिका को शरीर की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। जैसे अपन मकान बनवाते हैं तो उसमें सबसे छोटे अपन क्या लगाते हैं? तो सबसे उसकी कमरे की इकाई कहेंगे अपन ईंट को। ईंट को कहेंगे तो कमरे की इकाई क्या हो गई? ईंट। ईंटों को मिला मिला के अपन क्या बनाते हैं? मकान बनाते हैं। उसी तरीके से अपना जो शरीर है, तो हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। कई कोशिकाएं मिलाकर ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक आगे जाके इस तरीके से हमारे शरीर का निर्माण होता जाता है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसका जो सिद्धांत वो स्लाइडन एवं शॉन ने दिया था। अब बात करते हैं कि अपन ने देख ली है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका दोस्तों ये मानव में होती है। किसमें दोस्तों? मानव में। तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्र का तंत्र, बोले तो ब्रेन, और इसको अपन बोलते हैं स्नायु कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्र का तंत्र। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका है ओवम। क्या दोस्तों? ओवम, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अंडाणु, जो कि फीमेल में पाई जाती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म, जिसको अपन बोलते हैं शुक्राणु। शुक्राणु जो कि मेल में पाई जाती है। अब बात करते हैं, दो नोट लिखिए। नोट सबसे पहले क्या है कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकती है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस नोट का कहने का मतलब है कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो जब कोशिकाएं हम डैमेज हो जाती हैं, जब हम कभी कट जाते हैं या चोट लग जाती हैं, तो वहाँ की कोशिकाएं मर जाती हैं। तो अगल बगल की कोशिका क्या होती हैं? कोशिका को विभाजन करके उसको सही कर देती है। लेकिन इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, अतः उसमें जैसे चोट लग जाएगी तो हम ठीक नहीं हो पाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम गाड़ी पर चलते हैं, मोटरसाइकिल पर चलते हैं, तो हमको पुलिस वाले हेलमेट पहनने को कहते हैं। वे हेलमेट पहनने को क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपके सर में चोट लगती है तो उसमें कोशिका विभाजन नहीं होगी और आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर आपका जो सिर है वो सुरक्षित बचा रहे और अगर शरीर में चोट लग जाती है तो वो कोशिका विभाजन के द्वारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होती है। इस तरीके से हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है, सिर है, तो उसमें कोशिका विभाजन नहीं होती है और हम चोट लगने से हम मर जाते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन लीवर, जिगर, यकृत में होता है, अतः यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। इसका कहने का मतलब है, पहले नोट का कहने का मतलब है कि जो हमारा सिर है उसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। और दूसरा है कि हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन होता है वो होता है
लीवर में, इसको कह दो जिगर। जिगर उर्दू में, हिंदी में इंग्लिश में लीवर, हिंदी में यकृत, इसको एक और कह सकते हैं कलेजा। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। वो तो यहाँ पे ये नोट लिख के बताना है कि कोश का विभाजन सबसे तेजी से कहाँ होता है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा लीवर, जिगर या यकृत या कलेजा, कुछ भी कह दो। और इसमें क्या होता है, जो क्षतिग्रस्त कोशिका हैं, अगर आपका जो लीवर है वो डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वो स्वतः ही कोश का विभाजन करके ठीक हो जाता है और जल्दी ही ठीक हो जाता है। जैसे ब्रेन को छोड़कर आपका जो शरीर है वो सभी कोश का विभाजन के द्वारा ठीक हो जाता है, लेकिन जो यकृत है उसमें कोश का विभाजन बहुत तेज़ी से होता है और हमारा जो लीवर है वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। इस नोट का कहने का ये मतलब है। तो दोस्तों दोनों नोट आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो मस्तिष्क से ब्रेन है उसमें कोश का विभाजन होता ही नहीं है, और हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से कोश का विभाजन होता है तो वो कहाँ पे होता है, वो होता है यकृत में। अब बात करते हैं कोशिका के अंग। तो दोस्तों कोशिका के अंग, सबसे पहले बताया था कि जो कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। कोशिका होती है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है, वैकोज पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है और लाइसोसोम पाया जाता है और केंद्रक पाया जाता है। इस तरीके से जो, और इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है कि कोशिका के अंदर ये सभी अंग पाए जाते हैं। और इसके कोशिका के अंदर कोशिका एक द्रव्य पाया जाता है, कोशिका के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जैसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक के अंदर एक द्रव्य भरा जाता है जिसे अपन केंद्र का द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्र का द्रव्य। जब इन दोनों द्रव्यों को मिलाया जाता है तो उसे अपन जीव द्रव्य कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है दोस्तों, इन दोनों द्रव्यों को मिलकर बनता है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी खोज की थी पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। और जो हमारे शरीर का 80% भाग है, जल है, वो इसी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो जो कोशिका द्रव्य है वो 80% भाग जल से बना होता है। तो 80% भाग जल का बना होता है कोशिका द्रव्य। इसलिए हमारा जो शरीर है उसमें जीव द्रव्य पाया जाता है कोशिका के अंदर, और उसमें 80% भाग जल पाया जाता है। इसलिए इसे जीवन की भौतिक आधार बताया गया है। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया है, तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार हक्सले ने बताया है। और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, जीव द्रव्य की खोज की थी पुरकिंजे ने। और जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधार किसने बताया है, तो जीवन का भौतिक आधार हक्सले ने बताया है। जीव द्रव्य का 80% भाग जल का बना रहता है और इसके 2 प्रकार होते हैं। बोले तो एक केंद्र के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्र का द्रव्य, और एक है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य। जब हमको 1% पानी कमी हो जाती है तो हमें प्यास लगने लगती है। जब 3% पानी की कमी हो जाती है तो हमें डायरिया हो जाता है। और जब हमें 10% पानी की कमी हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अब आपको पता चला होगा कि जब हम इतना पानी पीते हैं तो इतना पानी जाता कहाँ है।
तो हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कहीं पे भी देखो, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे इनकी बाल हो, चाहे आँख हो, चाहे कान हो, चाहे कहीं पे भी हो, हमारा पूरा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिकाओं में पाया जाता है एक कोशिका द्रव्य, और जो कोशिका द्रव्य उसमें 80% वक्त तो जल ही होता है। तो हमारा जितना शरीर पानी पीते हैं वो तो वो कोशिकाओं में चला जाता है। इसलिए इसे जीवन की भौतिक आधार बताया है। किसने बताया है? हक्सले ने बताया है। कोशिका द्रव्य का कार्य क्या होता है? तो जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य का कार्य होता है इस कोशिका को सूखने से बचाना, इस कोशिका को सूखने से बचाना। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो एनिमल होते हैं, वो जंतु होते हैं, उनकी कोशिका के बाहर पाई जाती है कोशिका झिल्ली। क्या दोस्तों? कोशिका झिल्ली। उसको अपन आगे पढ़ेंगे। और सबसे पहले पढ़ते हैं जो कोशिका भित्ति। पादप होते हैं, बोले तो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो कोशिका होती है वो इस तरीके से होती है, वो अपन आगे जाके पढ़ेंगे। और इसके बाहर पाई जाती है कोशिका झिल्ली। क्या दोस्तों? कोशिका झिल्ली। और इसी की कोशिका झिल्ली के ऊपर पाई जाती है कोशिका भित्ति। क्या दोस्तों? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति होती है। तो पादपों में जो पादप होते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो पादप होते हैं उनमें कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। लेकिन जो जंतु होते हैं, जंतु में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है जिसे अपन बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और यह केवल पादपों में पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। जीवाणु होता है वो एक पादप होता है। जीवाणु की जो कोशिका होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, जबकि जो कवक होता है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो आपको ये दो नोट याद करना होगा। कोशिका के अंग, ये तो अपन ने देख लिया। कोशिका के अंग, कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है? बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, भी अपन ने देख लिए। जैसे इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य, जिसको अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी पुरकिंजे ने। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। ऐसे जीवन का भौतिक आधार किसने बताया है? हक्सले ने बताया है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य। जब इन दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है जीव द्रव्य। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य को सूखने से बचाता है। तो जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली केवल पादपों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पादपों की बनी होती है। पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। यह पादपों को सुरक्षा देती है, पेड़ पौधों को सुरक्षा देती है। जीवाणु है, तो जीवाणु एक पादप है। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो ग्लाइकिन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है।
कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी दोस्तों? काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति होती है जिसे अपन बोलते हैं सेल वॉल, सेल्यूलोज की बनी होती है। यह केवल पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। पादपों को सुरक्षा देती है। पादप बोले तो पेड़ पौधे, जीवाणु भी एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली। जैसे कि कोशिका आपने देखा था, ये होती है कोशिका, और कोशिका के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इसके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, पतली झिल्ली को अपन बोलते हैं मेम्ब्रेन। इसलिए इस कोशिका झिल्ली को अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका की झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। ये पादपों की कोशिका है तो इसमें जो है कोशिका झिल्ली, और जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादपों में पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका के अंदर ये जितने भी ये अंग होते हैं वे इसी के अंदर रहते हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है? अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? अर्धपारगम्य का मतलब समझते हैं अपन। जैसे मान के चलिए इधर से आपको यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है। क्या है दोस्तों? छोटा सा रास्ता है। अब इधर से आ रहे हैं बहुत खतरनाक खतरनाक पक्षी, बड़े बड़े साइज के हैं वे खतरनाक, जो छोटे छोटे साइज के हैं वो हैं अच्छे। तो इस तरीके से इधर से आ रहे हैं पक्षी। अब जो छोटे पक्षी हैं, जो अच्छे पक्षी हैं, वो तो क्या होंगे, यहाँ से इसमें अंदर चले जाएंगे या यहाँ से गुजर जाएंगे। लेकिन जो बड़े पक्षी हैं वो इसमें से नहीं गुजर पाएंगे। जो खतरनाक पक्षी हैं वो इसके अंदर नहीं गुजर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये अच्छी चीज़ों को तो प्रवेश करने दे रहा है, लेकिन खराब चीज़ों को ये अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहा है। तो अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि कुछ को अंदर जाने देता है, कुछ को अंदर जाने नहीं देता है। तो अर्धपारगम्य का मतलब होगा तो जो भी अपन को जो फायदेमंद होते हैं उसको तो वो क्या होता है, जो कोशिका झिल्ली होती है वो उसको अंदर जाने देता है, और जो अपन को नुकसानदायक होता है वो कोशिका झिल्ली उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। तो अर्धपारगम्य का मतलब यही होता है, कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली। अपन ने देख लिया क्या दोस्तों? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो पतली झिल्ली होती है उसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो कोशिका है, कोशिका झिल्ली है, वो कुछ वस्तुओं को अंदर जाने देती है, कुछ ही वस्तुओं को नहीं जाने देती। तो इसका मतलब है कि ये नियंत्रण करती है। तो कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण कौन करती है? कोशिका झिल्ली करती है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और यह कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देती है। तो इसका मतलब यही है अर्धपारगम्य का मतलब। तो कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण कौन करती है? कोशिका झिल्ली करती है। कोशिका झिल्ली, और यह बनी किसकी होती है? यह बनी होती है किसकी दोस्तों? प्रोटीन की। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को अपन हिंदी में बोल सकते हैं सूत्र कणिका। सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका। तो जब हम सांस लेते हैं
जब हम सांस लेते हैं तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऐसी इसमें होता है कोशिका। कोशिका में पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने केंद्रक। इस तरीके से गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स। अब बात करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जब हम सांस लेते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आता है। क्या दोस्तों? ऑक्सीजन आता है। जब हम सांस लेते हैं, फेफड़े सांस खींचते हैं, सांस खींचने के बाद ब्लड में मिलता है। ब्लड में मिलने के बाद जितनी भी जो कोशिकाएं हैं शरीर की, प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्लड प्रवाहित होता है। ब्लड प्रवाहित होता है तो ऑक्सीजन इसी के अंदर आता है। जब ऑक्सीजन इसी के अंदर आता है तो ऑक्सीश्वसन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन की क्रिया के अंतर्गत इसमें क्या होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिसे अपन यहाँ पे जो ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है इसको अपन बोलते हैं क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलता है तो एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है तो एटीपी से फिर अपन को मिलता है ग्लूकोज। 38 एटीपी मिलकर क्या बनते हैं? 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एक ग्लूकोज। तो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और एक ग्लूकोज से मिलकर हमको 4.2 कितना दोस्तों? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है कितने? एक ग्लूकोज से। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन फेफड़ों में जाता है। फेफड़े के माध्यम से ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है। ब्लड के माध्यम से प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में तक पहुंचता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जब यह जाता है तो इसे बोलते हैं ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया के इसी में जिसे बोलते हैं क्रेब्स चक्र चलता है। इस क्रेब्स चक्र के अंतर्गत 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज बनाते हैं। एक ग्लूकोज से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमेन ने। किसने दोस्तों? अल्टमेन ने। तो कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी अल्टमेन ने। इसमें ऑक्सीश्वसन होता है, इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण होता है जिससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है। तो इनकी इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। जब हमें ऊर्जा मिलती है तो इसको कह दो, चाहे कोशिका का पावर हाउस कह दो, चाहे जनरेटर कह दो, चाहे शक्ति गृह कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, लेकिन जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमेन ने की थी। इसमें ऑक्सीश्वसन क्रिया होती है जिससे क्रेब्स चक्र चलता है। इस क्रेब्स चक्र के अंतर्गत 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एक ग्लूकोज हमको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। जब हमको ऊर्जा मिलती है तो इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। अब दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। थैंक यू।